हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और आज हम पढ़ने वाले हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये मुख्यतः हम ध्यान रख रहे हैं कि इसमें हर छोटी से छोटी चीज़ और हर बड़ी से बड़ी चीज़ को हम इसमें एक्सप्लेन करें। आप सभी के एग्ज़ाम में सांख्यिकी से संबंधित जो लिमिटेशन आते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो उन लिमिटेशन से संबंधित हमने पिछले 2 वीडियो आपको अपलोड कर दिए हैं। किन किन चीज़ों के बारे में अपन को पढ़ना है, 2 वीडियो हमने आपको अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने निश्चित तौर पर अगर वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्यारे बच्चों आप उन वीडियोज को देख करके आएँ। तो आज का वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हम आपको माध्य और माध्यिकाओं की यानी मीन और मीडियन की लिमिटेशन के बारे में बता चुके हैं। आज का जो वीडियो है इसमें हम बहुलक की लिमिटेशन के बारे में, सीमाओं के बारे में हम जानेंगे। तो बिना देर किए हुए चलते हैं बहुलक पर। और बहुलक को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इंग्लिश में हम इसे मोड कहते हैं। क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। दूसरी चीज़, इसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। समझिएगा मेरी प्यारे बच्चों। अब हम देखते हैं इसके बारे में। अगर हम जेड से रिप्रेजेंट करें तो सबसे पहले होता है कि आंकड़ों में सबसे अधिक आवृत्ति वाले मद को हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। आंकड़ों की सबसे जो अधिक मद होती है, मद का तात्पर्य होता है कि जिसमें सबसे ज़्यादा जिसकी बारंबारता होती है उसे हम क्या कहते हैं? मद कहते हैं। आंकड़ों को या फिर पदों को हमने यहाँ पर क्या किस नाम से पुकारा है? मदों से पुकारा है, याद रखना। तो आंकड़ों में सबसे अधिक आवृत्ति वाले मद को हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। जैसे हमारे पास जो भी आंकड़े होते हैं, मान लीजिए जनरली तौर पर जो हमारे पास आंकड़े हैं, हमने लिखा यहाँ पे कि 4, 6, 6, 9, 5, 3, 2, 9, 6, 3, 6 और यहाँ पे कुछ भी लिख दिया हमने, 5 ये लिखा हुआ है। मुझे ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक हमें सबसे अधिक बार कौन सा पद या कौन सा आंकड़ा जो है वो सबसे अधिक बार आया है उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। आप ही बताइए। यानी बहुलक को अगर आप परिभाषित करना चाहते हैं तो जो बहुत लकी है, जो बहुत लकी होगा भैया वही तो बार बार आएगा ना। देखो, एक बार ये है, दूसरी बार ये है, तीसरी बार ये है, चौथी बार ये। यानी 6 की अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें तो 6 हमारे पास 1, 2, 3 और 4 यानी 4 बार है 6। और किसी की देखें, 9 की देखें तो 9 हमारे पास 1, 2 बार है। 5 को देखें तो ये हमारे पास 2 बार है और ये 1 बार है। 3 को देखें तो ये 2 बार है। 4 को देखें तो ये 1 बार है। यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी या जिसकी आवृत्ति या जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं या मोड कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं? आवृत्ति वाले पद को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति वाले मद को हम क्या कहते हैं? बहुलक या मोड कहा जाता है। क्लियर हो गई होंगी चीजें। चलिए अगला जो है, आंकड़ों में कुछ आंकड़ों की गिनती समान होने पर बहुलक नहीं होता है। जैसे यहाँ देखें आप लोग, इसका तात्पर्य क्या है इस नोट का? तो आप ये देखेंगे कि 6 की गिनती जो है हमारे पास 4 बार है। 9 हमारे पास यहाँ 2 बार है, ये 2 बार और हमने 9 लिख दिया। तो 9 हमारे पास मैक्सिमम 4 बार है। 9 हमारे पास जो है वो मैक्सिमम हमारे पास कितनी बार है? 4 बार। 6 की अगर हम गिनती करें तो वो भी हमारे पास मैक्सिमम 4 बार है। तो 2 आंकड़े जब हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी आवृत्ति जो है समान बार है तो इसमें बहुलक नहीं होता है। नहीं होने की दशा में एक चीज और आप लोग करते हैं, बोले कुछ नहीं होता तो 0 होता है। भैया 0 नहीं, 0 एक आंकड़ा कहलाता है। आप इसके बहुलक 0 नहीं लिख सकते हैं, याद रखना। सीधी बात है, बहुलक नहीं निकाला जा सकता है, नहीं हो सकता है, बहुलक इसमें नहीं पाया जा रहा। बहुत लकी कोई नहीं है इसमें। 2 ऐसे पॉइंट हैं जो कि, या 2 ऐसे पद हैं, 2 ऐसे आंकड़े हैं जो कि जिनकी आवृत्ति जो है वो समान बार पाई जा रही है, इसलिए इसमें बहुलक नहीं होगा। समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे जिस तरीके से हमने लिखा हुआ है कि 9 की हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी बार है? 4 बार है। देख सकते हैं आप लोग। उस 6 की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी हमारे पास कितनी है? 4 बार। तो इसमें बहुलक नहीं होता है। आगे देखते हैं, बहुलक सबसे अनिश्चित औसत है। अगर आप कहना चाहें तो निश्चित नहीं होता है भैया, जिसके आप पता नहीं कौन होगा। अगर हम 9 को सबसे ज़्यादा बार लिख दें, मान लीजिए अभी 6 था, 9 को हमने एक बार और लिख दिया तो भैया 9 हो गया इसका बहुलक। यानी 9 5वीं बार हो गया है तो ये कौन हो जाएगा? 9 बहुलक हो जाएगा। ये सबसे, इसमें कोई भी आइडिया नहीं लगाया जा सकता है कि इन आंकड़ों का क्या होगा। भैया जब तक हम उन आंकड़ों को देख नहीं लेते अच्छे तरीके से तब तक उनको हम नहीं बता सकते हैं। क्लियर हैं चीज़ें? चलिए आगे चलते हैं।
बहुलक को स्थिति का माध्य कहा जाता है। भैया इनकी स्थिति को देख करके, स्थिति सिचुएशन को देख करके इनमें बता सकते हैं हम कि ये आंकड़ों को देख के तो बता रहे हैं हम, इसमें ज्ञात करने की क्या आवश्यकता है। सीधी बात है, इसका ना कोई फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है, हम आपको अभी सतत श्रेणियाँ पढ़ाएंगे, तो श्रेणियों में निश्चित तौर पर हम आपको बताएंगे सतत श्रेणी में फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है, बाकी व्यक्तिगत श्रेणी में और खंडित श्रेणी में इनकी आवश्यकता नहीं होती है। आगे अगर हम देखें तो अगला जो है वो हमारे पास क्या है, आरोही या अवरोही क्रम का महत्व नहीं होता है। भैया इसमें किसी भी क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। यहाँ पर जैसे लिखा गया है 5 लिखा, फिर 3, फिर 2, फिर 9, फिर 6, इसमें भैया किसी भी क्रम की आवश्यकता नहीं होती है। हमें सिंपल सी बात यह है, हमें उनको काउंट करना होता है कि सबसे मैक्सिमम से मैक्सिमम बार कौन पाया जा रहा है, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। समझ पा रहे होंगे आप लोग इस चीज़ को। चलिए अगला लिखा हुआ है, इसका चित्रीय प्रदर्शन संभव है, यानी ग्राफ के माध्यम से। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्थिति का माध्य कहते हैं, क्योंकि इसका चित्रीय प्रदर्शन यानी ग्राफ के माध्यम से आप बहुलक को ज्ञात किया जा सकता है। कैसे, यहां देखना, अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए ठीक है, हमने यहां पर लिखे हैं आंकड़े, यहां पर हमने क्या लिखे हैं, यहां पर हम लिखते हैं आंकड़े। इसके बाद में यहां लिखते हैं उनकी बारंबारता, यहां लिखते हैं उनकी बारंबारता। किस तरीके से इनको आंकड़े बनाते हैं, इसे हम आयत चित्र के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, आयत। इसको जिस चित्र के नाम से इसका प्रदर्शन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, आयत चित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, आयत चित्र कहते हैं। कैसे बनाते हैं, चलिए ठीक है, हमने देखा कि सबसे छोटा आंकड़ा कौन है, 2। जो आंकड़े इसमें पाए जा रहे हैं वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं कि 2 जो है उसको हमने लिख लिया है कि एक तो 2 आंकड़ा है हमारे पास। 2 के बाद कौन सा है, 3 भी है, ये लिख लिया हमने 3। 3 के बाद कौन सा है, 3 के बाद 4 भी है, बिल्कुल है। 4 के बाद कौन सा है, 5 भी है, लिख लिया। 5 के बाद 6 भी है। 6 के बाद 7 शायद इसमें संभवतः नहीं है, तो हमने यहाँ पे 7 को नहीं लिखा है। 7 के बाद 8 भी नहीं है। 8 के बाद डायरेक्ट कौन है, 9 है। चलिए तो हम सभी की बारंबारता उठाते हैं। बताएंगे आप 2 की बारंबारता कितनी है, 2 कितनी बार है, आप कहेंगे सर केवल 1 बार। तो हमें 2 को कहाँ तक जाना है, केवल 1 तक जाना है। तो हमने इनकी बारंबारता को देखा, सॉरी थोड़ा सा गलत लिख चुके हैं, हालांकि बारंबारता को यहाँ होना चाहिए, आंकड़ों को यहाँ होना चाहिए और बारंबारता को यहाँ पर होना चाहिए। ये हैं आंकड़े और ये हैं उसकी बारंबारता, ये हैं उसकी बारंबारता। बारंबारता कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर हम लिखे देते हैं बारंबारता। तो हमने यहाँ पे लिखी बारंबारता को, कुछ भी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आंकड़े जो भी हैं वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। आंकड़े कौन कौन से हमारे पास, एक तो है हमारे पास 2, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और कौन सा है, 9 है, ये लिख लिया हमने। अब इनको हमें कैसे प्रदर्शन करना है, तो 2 हमारे पास 1 टाइम्स है, तो 2 को केवल हमें 2 का जो आयत होगा वो हमें कहाँ तक ले जाना है, 1 टाइम्स तक ले जाना है। इसके बाद में देखते हैं 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 और दिख रहा है कहीं 2 बार, तो 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2 बार। यहाँ पर हमने 2 तक ले गए हैं मैक्सिमम, इस 2 तक ले जाना है, इसके समतल ले जाना है। 4 को 1 बार और कहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, तो 4 को केवल हम 1 बार तक ले जाएंगे, यानी 1 कॉलम तक। चलिए ठीक है, इसके बाद 4 के बाद कौन है, 5। 5 कितनी बार है, 1 बार और 2 बार, 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर 2 टाइम्स तक ले गए भैया इसको। इसके बाद 6 कितनी बार है, 1, 2, 3 और 4 बार, तो हमने 6 को कितनी बार लिखा, 4, यहाँ पर आएगा ये, तो हमने इस तरीके से लिख दिया है। इसके बाद चलेंगे 9 को, तो 9 कितनी बार है, 1, 2, इसको भी इंक्लूड कर रहे हैं, 1, 2, 3 और 4 और 5, तो कितने हैं, 5 बार, तो इसको यहाँ तक लाएंगे इस तरीके से। अब देख सकते हैं निश्चित तौर पर सबसे बड़ा जो आयत चित्र है वो किसका है, जिसका सबसे बड़ा चित्र होता है उसे हम क्या कहते हैं। अब देख लीजिए, यानी जिसकी सबसे ज़्यादा आवृत्ति होगी भैया उसी का सबसे बड़ा चित्र होगा। तो निश्चित तौर पर है कि इसकी जो आवृत्ति है वो किसकी ज़्यादा है, 9 की ज़्यादा है, यानी मैं कह दूंगा कि इसका चित्रीय प्रदर्शन संभव है। चित्र के माध्यम से भी आप बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं। आया समझ में या नहीं आया है, ये सब आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कितना समझ में आया है इसका आयत चित्र प्रदर्शन मैंने आपको बता दिया था कि जैसा कि जो भी माध्यिका को भी आयत चित्र से हम बना सकते हैं, लेकिन माध्य का चित्रीय प्रदर्शन संभव नहीं होता है, उसे ग्राफिक सॉल्यूशन नहीं होता है, उसका केवल और केवल एक सॉल्यूशन होता है, गणितीय सॉल्यूशन, इसलिए उसे गणितीय माध्य के अंतर्गत रखा गया है। चलिए अब इनमें हम आपको एक संबंध और बता देते हैं, माध्य में और माध्यिका में ये होता है भैया, माध्य में, और अगर हम माध्यिका की बात करें, माध्य और माध्यिका में जो संबंध होता है वो क्या होता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक में।
इन तीनों में क्या संबंध होता है, वो संबंध के बारे में हम आपसे चर्चा करें। संबंध क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने आपको बताया था इन तीनों में जो संबंध होता है वो होता है बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणा में माध्यिका, 3 गुणा में माध्यिका माइनस में 2 गुणा में माध्य, ये इसमें संबंध होता है। अब अगर आप कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक सिखा देता हूं कि किस तरीके से आप निकालेंगे। आप याद रखना, माध्य और माध्यिका में किसी का गुणा किया जाता है तो भैया जो बड़ा है शब्दों के आधार पर उसमें बड़े का गुणा करना है, जो छोटा है उसमें छोटे से गुणा करना है, और एक दूसरे को घटा करके किसके बराबर लिख देना है, बहुलक के बराबर लिख देना है। हमेशा माध्यिका में 3 का गुणा होता है, माध्य में 2 का गुणा होता है। अगर माध्यिका में हम माध्यिका के 3 गुने से माध्य के 2 गुने को अगर हम घटा दें तो उस या उन पदों की या उन आंकड़ों की माध्यिका या बहुलक निज्ञात हो जाता है। यानी प्यारे बच्चों, इसमें हमें 3 चीजें जो होती हैं, 3 में से आपके पास कोई 2 हमेशा दी जाएंगी और एक हमेशा आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका माध्य क्या होगा या बहुलक क्या होगा या माध्यिका क्या होगी, एक हमेशा पूछ लिया जाएगा। तो इसका जितना भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लीजिए या लिख लीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आप हमसे पढ़ने के लिए बैठे हैं तो निश्चित तौर पर आप पेन कॉपी को हमेशा लेकर के बैठे करें, ताकि आपको जो भी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इसमें कुछ नया ना मिले, जो भी नया आपको मिलता जाए आप उसे लिखते जाइए, आप बहुत अच्छे तरीके से उसको नोट करते जाया करेंगे। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो भी है हमारे पास, हम अगले वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं हम उसके बारे में आपको डिस्कस करते हैं। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीमाओं को, सीरीज को, सीरीज यानी श्रेणियों को पढ़ने वाले हैं, और इनमें हम अलग अलग सभी में माध्य, माध्यिका, बहुलक, इन सभी चीज़ों को हम ज्ञात करके आप सभी को दिखाएंगे। और साथ में पढ़ेंगे हम वर्ग अंतराल क्या होते हैं, वर्ग की माप क्या होती है, वर्ग का मध्यमान क्या होता है, परास क्या होता है, विचर क्या होता है, विचर यानी वेरिएट, इनके हम परिभाषाओं को पढ़ेंगे और जानेंगे इन सभी को कि हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो श्रेणियों की अगर हम चर्चा करें तो भैया सभी अलग अलग प्रकार की श्रेणियों में, श्रेणियां 3 प्रकार की होती हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। सभी में हम आपको ज्ञात करके दिखाएंगे, माध्य भी ज्ञात करके दिखाएंगे, माध्यिका भी ज्ञात करके दिखाएंगे और बहुलक भी हम आपको ज्ञात करके दिखाएंगे। कौन कौन सी श्रेणी पढ़नी है अपन को, एक होती है, नंबर 1 होती है व्यक्तिगत श्रेणी। कौन सी श्रेणी होती है, व्यक्तिगत। नंबर 2 पर आती है खंडित श्रेणी। कौन सी होती है, खंडित श्रेणी। और नंबर 2 पर खंडित होती है और नंबर 3 पर जो होती है वो होती है सतत श्रेणी। चलिए, सतत श्रेणी भी 2 प्रकार की होती है, लेकिन हालांकि अपन को इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है क्योंकि इतनी गहराई से नहीं जाना है। सतत श्रेणी 2 प्रकार की होती है, एक होती है समावेशी, एक होती है समावेशी श्रेणी और एक होती है अपवर्जी। कौन सी श्रेणी होती है प्यारे बच्चों, अपवर्जी। समावेशी श्रेणी इसको हम कहते हैं इंक्लूसिव, इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव। इंग्लिश में से हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज, इनको हम कहते हैं सतत सीरीज। खंडित को, सतत को कहते हैं कंटिन्यूड सीरीज और इसको कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। क्या कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। ये हमारे पास इतनी श्रेणियों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं और इनके साथ में पढ़ने वाले हैं परास की परिभाषा, वर्ग मध्यमान की, वर्ग की परिभाषा, वर्ग अंतराल की परिभाषा, विचरों की परिभाषा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम क्रम से पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में, क्योंकि बहुलक छोटा सा एक टॉपिक था, छोटा सा इसके बारे में लिमिटेशन थी, ज़्यादा इसकी कुछ लिमिटेशन नहीं थी, इसमें किसी भी आंकड़े से कोई प्रभावित नहीं होता है भैया, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा उससे केवल ये प्रभावित होता है। क्लियर है चीज़ें। चलिए, तो कैसा लगा ये वीडियो, छोटा सा वीडियो था, माध्य माध्यिका के हम बारे में आपको पहले बता चुके थे, तो केवल ये बहुलक के बारे में हमें जानकारी देनी थी, इसलिए छोटा सा हमने आप सभी के लिए एक वीडियो अपलोड किया है। कैसा लगा ये वीडियो, ये हमें कमेंट के माध्यम से आप सभी जानकारी जरूर देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।